तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रमाण हो राष्ट्र के सामने, तो उस प्रमाण को प्रस्तुत करने में क्या आपको हर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो पैनल बना था गुजरात भी राष्ट्र का हिस्सा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, हरियाणा के मुख्यमंत्री इतने व्यस्त हैं कि जब वहां के किसानों की खेती और फसल उजड़ जाती है तो वो 2 रुपए का वहां पर कॉम्पनसेशन का चेक भेजते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कई मापदंड में हम गुजरात से आगे हैं। वो क्या कहते हैं? बात तो सुननी चाहिए ना। हाँ, बैड गवर्नेंस में वो गुजरात से काफी पैदा वो बैड गवर्नेंस में और विकास को मॉडल को भंग करने में सबसे आगे हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन आप उनके सवालों का जवाब तो दे सकती है ना। वो कहती है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री के माध्यम से किसी की बढ़ी है तो रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी है। और कितनी स्मृति ईरानी चाहिए हमें लोकसभा में? मुझे इस देश को केवल एक आपने कहा कि आपने राज्यसभा में इतने कम समय में इतने सवाल उठाए। हम चाहते हैं इस तरह की महिलाएं, अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको कमल का बटन दबाना होगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। क्योंकि देश में पहली राजनीतिक पार्टी जिसने एक पुरुष नेता के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, अपने संगठन के संविधान को बदलकर महिलाओं का आरक्षण 33% का संगठन में दिया और डिसीजन मेकिंग में उन्हें भागीदार बनाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस की मुखिया स्वयं एक महिला हैं और उन्होंने ये अपने संविधान को बदलकर ये अधिकार महिलाओं को अपने संगठन में नहीं दिया। जब महिला आरक्षण का बिल राज्यसभा में आया था, प्रस्तुत हुआ था, तब कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। तब विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष के नेता एक पुरुष हैं राज्यसभा में भाजपा के, अरुण जेटली जी ने नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से इस 33% आरक्षण के बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। हमने बार बार सोनिया गांधी जी से, मनमोहन सिंह जी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उससे प्रस्तुत कांग्रेस पार्टी बीजेपी के एमपी तैयार नहीं थे। आप विप जारी करने की स्थिति में नहीं। किसने बोला? हमने सार्वजनिक घोषणा की है। आप विप जारी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके विप तब जारी होता है भाई साहब, के बारे में तभी चर्चा हो सकती है जब वोटिंग के लिए बिल आता है, और वोटिंग के लिए बिल कांग्रेस की सरकार लाएगी। और हमने बार बार सार्वजनिक रूप से भी, लिखित रूप में भी कांग्रेस की सरकार को निवेदन किया कि आप ये बिल लेकर आइए, भाजपा समर्थन करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को ना लाकर देश की महिलाओं को संकेत दिया है कि महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी के लिए मात्र एक राजनीतिक स्लोगन है। आप सत्ता में आए तो हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, हम सत्ता में आएंगे तो 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में पारित भाजपा करेगी। हमने बहुत बार कह दिया है। यानी ये कह रही है, आपके मैनिफेस्टो में भी आएगा जाहिर तौर पे ये बिल्कुल आएगा कि हम सत्ता में आए तो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। मैं माइनॉरिटीज पे आता हूं। आपने देखा कि ज्यादातर राजनीतिक दल माइनॉरिटीज को आप लोगों का भय दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि आप ऐसा कौन सा आपने काम किया जिसकी वजह से माइनॉरिटीज को लगे कि उन्हें बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए? मेरा पहला ये मानना है कि एक हिंदुस्तानी अपने देश में कभी माइनॉरिटी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी हिंदुस्तानी एक समान हैं और सबके एक समान अधिकार हैं। जहां तक कि माइनॉरिटीज की आप बात करते हैं तो भाषण अथवा कोई बड़ा चढ़ाकर वादा करने की बजाय प्रत्यक्ष रूप से आपको एक प्रमाण देती हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 18 पॉइंट का एक माइनॉरिटीज के लिए एक कमेटी बनाई ताकि देश भर में, विशेषतः राज्यों में, सरकार के माध्यम से माइनॉरिटीज के बीच में काम हो सके। जो प्रथम 10 श्रेणी के स्टेट्स हैं जिसमें माइनॉरिटीज के लिए बेहतरीन काम करने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय ने स्वयं प्रमाणित करके शाबाशी दी है, उसमें सारे भाजपा के और एनडीए के स्टेट्स हैं। कि मैं कुछ प्रमाण दूं, उससे बेहतर प्रमाण मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वयं दिया कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां माइनॉरिटीज के बीच में विकास के काम हुए हैं, और जहां जहां कांग्रेस की प्रदेश की सरकारें हैं वहां पर माइनॉरिटीज के बीच में काम नहीं हुआ। ये वही पार्टी है जिसने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, ये वही पार्टी है जिसमें उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी हैं, नजमा हेपतुल्ला भी हैं, ये वही पार्टी है जिसने किरानी को अमेठी से टिकट दिया। अब आप मुझे बताइए कि मैं किस भगवान को पूजती हूँ? और भारत में जिस प्रकार से राजनीति कांग्रेस कर रही है उसका एक मुद्दा और एक विषय ये भी है कि बहुत सालों तक यही मानसिकता है जिसने लोगों को बांटा है, जिसने लोगों का ध्यान विकास से हटाकर समुदायवाद पर लाया है। और मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या फर्क पड़ता है कि मेरा बैकग्राउंड में किस धर्म का पालन करती हूँ? मैं आज प्रमाण लेकर घूमूं, अपने गले में तख्ता बांधूं कि मेरे परिवार के, मेरे जो मुखिया हैं, मेरे दादा मुरादाबाद के हैं, मेरे पिता ठाकुर, मेरी माँ ब्राह्मण है। आपसे सवाल करती हूँ, उसमें उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए सड़क का निर्माण हो जाएगा क्या?
तो मैं जो बार बार आपसे आग्रह कर रही हूँ कि विकास के मुद्दे पर बात कीजिए, क्योंकि जो सड़क बनेगी उस पे हिंदू भी चलेगा और मुसलमान भी। स्मृति जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन जब अमित शाह मुजफ्फरनगर में जाकर कहते हैं कि साहब रिवेंज लेना है, नहीं रिवेंज नहीं, मुल्ला मुलायम की सरकार गिर जाएगी जैसे बीजेपी की सरकार आएगी, नहीं बोला है। रिवेंज लेना, आपने उसको एक हरी मिर्ची लगा के अपने आप को प्रस्तुत करना है। मुझे लगता है अगर आज एक महिला की दृष्टि से आप बात करें, मैं स्वयं बांदा के उस कांड के बाद वहां स्वयं उपस्थित थी, आज एक महिला की दृष्टि से अगर आप पूछें तो रक्षा की भावना आज और असुरक्षा की भावना, इन दोनों मुद्दों पर महिलाओं के बीच में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा चल रही है। और आज महिलाएं ये पूछ रहे हैं कि आप इतनी मर्मम निर्भया की हत्या के बाद देश को आश्वस्त करते हैं कि हम 1000 करोड़ का फंड देते हैं निर्भया के नाम से, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, लेकिन 2 साल तक लगातार वो फंड लैप्स होता है, उसका 1 रुपया वो लोग स्पेंड नहीं करते हैं। मैंने स्वयं भारत की संसद में प्रश्न उठाया कि आज कांग्रेस की सरकार के पास 209 करोड़ का फंड जमा पड़ा है, जिससे जो पीड़िता है रेप की, बलात्कार की जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको एक बार फिर सक्षम बनाने के लिए जो पैसा रिहैबिलिटेशन के लिए खर्चा जाना चाहिए था वो है उपलब्ध। लेकिन मैंने जब सरकार से पूछा कि आप इस पैसे को पीड़िताओं तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, तो सरकार की जो प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझसे कहा कि स्मृति अभी तक हम लोग निर्णय नहीं ले पाए हैं कि अगर हमने पैसा भेजा तो इसकी शाबाशी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी या प्रदेश की सरकार को मिलेगी। तो एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा के ऊपर भाषण देना जो कांग्रेस का नेतृत्व आज तक कर रहा है, सपा का जो नेतृत्व है वो इश्तिहार चला रहा है, उनके पास पैसा था महिला को सुरक्षित और सक्षम करने के लिए, उन्होंने नहीं किया खर्च। स्मृति जी, यही तो मुद्दा है। आप लोग कह रहे हैं हम देश को बदल देंगे, लेकिन आप जानती हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर में 80% सब्जेक्ट जो है राज्य सरकार के अंदर आते हैं। जब राज्य सरकार काम ही नहीं करेंगी, आप केंद्र बैठ के कैसे बदलाव करेंगे? स्ट्रक्चर में 1000 करोड़ निर्भया जो फंड है, आपकी जानकारी के लिए, उस 1000 करोड़ निर्भया फंड को कैसे स्टेट को फेडरल स्ट्रक्चर के माध्यम से देना है, उस 1000 करोड़ के निर्भया फंड को कैसे खर्चा करना है, इसे निर्धारित केंद्र की सरकार करेगी, जो आज तक नहीं कर पाई। गलत है तो गलत है, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, फेडरल सेक्टर का आप मेरे को दुहाई मत दीजिए, स्टेट को करना है। आज सबसे ज्यादा जरूरत पहले केंद्र तो करे फिर स्टेट में आएगा। सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि आप हेल्थ की सुविधाएं लोगों को कैसे, महिला सुरक्षा जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा 22% रेप का कन्विक्शन रेट है। अगर हर 30, गलत है आपका आंकड़ा, 19% है रेप का। 20, अच्छा मान लीजिए 19% भी है, तो ये देश के लिए संसार कर देने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन देश में सरकार कांग्रेस पार्टी चला रही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कांग्रेस की सरकार ने पारित किया था। जब केंद्र से कोई एक्ट पारित होता है तो उसे जमीनी हकीकत बनाने के लिए पैसा केंद्र से स्टेट को जाता है। 2005 में बनाया हुआ इस एक्ट और बिल को आर्थिक समर्थन कांग्रेस पार्टी ने 2014 तक नहीं दिया है। तो एक बार आप जब घोषणा कर देते हैं, जो बार बार वो शिक्षा का और बाकी अधिकारों की बात गांधी परिवार करता है, एक बार जब आप घोषणा कर देते हैं तब उस घोषणा को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए केंद्र से जो हम लोग टैक्स भर के पैसा वहां जमा करवाते हैं, वो टैक्स का पैसा प्रदेशों में आना चाहिए। ये एक सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर में बनाए जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। तो जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चरली कांग्रेस पार्टी ने कहां इस गति में कहीं कहीं विरोध रूपी अपना प्रदर्शन दिखाया है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। लेकिन जब आप अमेठी में जाएंगी बाद में, आप भी अगर आप जीत के आई तो आप ये कहेंगी कि साहब राज्य में किसी की और की सरकार है, केंद्र हमारी सरकार है, हम राज्य सरकार लैंड नहीं दे रही है, राज्य सरकार आप बहुत सारी चीजें प्रिज्यूम कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। मैं लोगों को इस प्रकार से एक्सक्यूजेज नहीं देती कि हाय मैं नहीं कर पाई। मैं अगर सपा की सरकार वहां पर काम नहीं करने देगी तो सपा की सरकार के खिलाफ पूरी अमेठी की जनता के साथ मैं जिस प्रकार से विरोध खड़ा करूंगी उसको कवर करने आप स्वयं आएंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूं। मैं इतना ही कहूंगी कि अब की बार मोदी सरकार आ रही है और मोदी सरकार के चलते अमेठी की जनता जब मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में मोदी सरकार आ रही है और मोदी भाजपा के प्रतिनिधि हैं, आपको भी पता है, आप आधे घंटे से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तलाश रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, शब्दों का जो भी जाल बिछाएंगे मैं एक एक जाल छिंद छिंद करके निकलती जाऊंगी। आप तो एक योद्धा हैं, एक योद्धा की आवाज कोई दबा सकता है? अच्छा, अगर आप मुझे योद्धा मानते हैं तो योद्धा मानते हुए मैं जो आपको बड़ी विनम्र स्वरों में एक निवेदन कर रही हूँ वो सुन लीजिए। मैं इतना कह रही हूँ कि सपा की अगर सरकार कहीं ना कहीं अमेठी के विकास में किसी न किसी प्रकार से फांस लगाने का प्रयास करेगी तो सपा की सरकार के खिलाफ
प्रदर्शन कैसा करना है वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन मेरा विश्वास इस बात से मैं व्यक्त कर रही हूं आपके सामने, मेरा आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा है क्योंकि मैं जानती हूं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अमेठी की जनता जब कमल का बटन दबाएगी तो वो मात्र मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं भेजेगी, बल्कि नरेंद्र मोदी जो बन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री उनको संकेत देगी कि अब जो सरकार आई है देश की, वो अमेठी में इतना काम कर दिखाएगी 5 साल में विकास का, जो राहुल गांधी 10 साल में नहीं कर पाए। ये आप भरोसा देती हैं? ये मेरा विश्वास है, मैं भरोसा नहीं दे रही हूँ, ये मैं करके दिखाऊंगी। आखिरी सवाल मेरा, स्मृति जी, मेरे सवालों के चक्रव्यूह को तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, आपको राहुल गांधी के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। राहुल गांधी अपने आप में कांग्रेस पार्टी और अमेठी के लिए चुनौती है, मेरे लिए कहां से चुनौती बनेंगे? लेकिन वो सीट को आप देखेंगे, वो हारे नहीं है कभी कांग्रेस पार्टी, हारे वो नहीं उनकी है। घर की सीट है, घर की सीट है, आपको लेकिन घर वालों का ऐसी सीट पे घर जहां की बहुत सीट मुश्किल है आपके है, लिए। घर की सीट है, लेकिन घर वालों का उन्होंने क्या बुरा हाल किया है, और जो अपने लोगों का ना हो सका, जो अपने परिजनों का ना हो सका, वो दूसरों का क्या होगा? तो राहुल गांधी कह सकते हैं कि मत हो निराश मत तजो आज, परिहास तो परिजन करते हैं, वो आपके बारे में कह सकते हैं ये बात? मैं इतना ही कहूंगी कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, कम से कम आपसे वरदान मांगूंगी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी इस चर्चा के लिए। तो स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया है कि अमेठी में वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाना चाह रही हैं, और आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो देश की तस्वीर और तकदीर बदल के रख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।